अरे ओ महारानियों, यहाँ तुम्हारे घरों की तरह नौकर चाकर नहीं लगे हैं, काम कर लो। निशा की ये रौबदार आवाज़ सुनकर उसकी दोनों देवरानियाँ विनीता और सुमन दोनों अंदर तक कांप जाती थीं। जरा से फुर्सत के पल भी वो दोनों एक साथ नहीं गुजार सकती थीं। दोनों के पति मोनू और आशीष उनके बड़े भाई अनमोल के साथ एक ही दुकान पर काम करते थे। बात दोनों तरफ एक जैसी ही थी। वहाँ दुकान पर दोनों भाई अपने बड़े भाई से एक शब्द नहीं बोल सकते थे और यहाँ घर पर दोनों देवरानियाँ अपनी जिठानी से एक शब्द नहीं बोल सकती थीं। सास को तो दोनों ने देखा ही नहीं था और जेठानी जी केवल नाम की ही निशा थीं। दोनों भाइयों का अनमोल के आदेश पर दुकान के काम में लगे रहना और घर पर निशा के आदेश पर विनीता और सुमन का घर के काम में लगे रहना अब रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। हालांकि मोनू और विनीता की शादी को अभी 1 साल हुआ है और आशीष और सुमन की शादी को सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। दोनों देवरानियां देर रात को जब घर के काम से फ्री होती तो अपने हारे थके पतियों से कोई शिकायत भी नहीं कर पाती थीं, लेकिन पतियों को सब पता था, पर वो विवशतावश कुछ नहीं कह पाते थे। दोनों भाई सब कुछ जानते और समझते थे, पर कुछ कह नहीं पाते थे। माँ बाप के मरने के बाद भाभी ने बड़े भाई को ऐसा काबू में किया कि वो तो ना कुछ देखते थे और ना ही कुछ बोलते थे। घर में सिर्फ निशा भाभी का ही राज था। बड़े भाई के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों भाई अपने उन भतीजे और भतीजी पर जान छिड़कते थे, पर भाभी ने कभी अपने देवरों को नौकरों से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। हर बात में चिल्लाना भाभी की अब आदत सी बन गई थी। दोनों के दिलों में भाभी की वैसे तो हर बात चुभती थी, पर एक बात आज भी उनके दिल में कील की तरह चुभी हुई थी। जो बात मोनू और आशीष की शादी से पहले हुई थी। हुआ यूँ था कि एक दिन तीनों भाई एक साथ खाना खाने बैठे थे तो भाभी ने पहले बड़े भाई को खूब देसी घी लगा लगा कर रोटियां परोसी और जब मोनू और आशीष की बारी आई तो घी का डिब्बा एक तरफ रख दिया और डालडा लगा लगा कर दोनों भाइयों को रोटियां परोसने लगीं। ये देखकर मोनू ने हिम्मत करके भाभी से कहा, भाभी हमको भी देसी घी लगाकर रोटियां दो ना। भाई को तो आप देसी घी लगाकर रोटी देती हो। इतना सुनते ही निशा भड़क गई और चिमटा घुमा घुमा कर बोली, हाँ तुम्हारा बाप बहुत जायदाद छोड़ गया है ना, और तुमने भी बड़े महल खड़े कर दिए हैं, जो तुमको भी देसी घी की लगी हुई रोटियां चाहिए। पर भाभी, बाप तो हम सभी भाइयों का एक ही था और अब बड़े भाई ही हमारे पिता हैं, तो आप ये भेदभाव क्यों करती हैं? मोनू ने रुआसी आवाज़ में कहा। इतना सुनते ही निशा का पारा आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने चिमटा वहीं दूर से फेंक कर मारा और अनमोल से चिल्लाती हुई बोली, मेरे बस का नहीं है कि मैं सबका काम भी करूं और ताने भी सुनूं। पत्नी को गुस्से में देखकर अनमोल भाई की तो जैसे जान ही निकल गई। अपने ही दोनों भाइयों को बुरा भला कहकर अपनी पत्नी को मनाया। इस सब के बीच अपने भाइयों को देखने का भी ख्याल भी अनमोल के मन में नहीं आया। उस दिन दोनों भाई भूखे ही सो गए। समय बीता और मोनू और आशीष दोनों की शादी हो गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बड़ा भाई अपने दोनों भाइयों को इसलिए घर से नहीं निकालता था कि इनसे अच्छे नौकर
उनको कहाँ मिलेंगे। और भाभी को अब 2 अच्छी नौकरानियाँ मिल गई थीं। पर कहते हैं कि समय एक सा कभी नहीं रहता। समय बीतता गया। मोनू और आशीष के भी बच्चे हुए। घर छोटा पड़ने का बहाना बनाकर निशा भाभी और अनमोल भाई ने दोनों भाइयों को अलग कर दिया। दोनों भाइयों को खाली हाथ घर से निकाल दिया। पर दोनों भाइयों ने अपनी एकता को बनाए रखा और एक ऐसा घर लिया जहां वो दोनों अपने परिवार सहित रहने लगे। भाई के व्यवहार से भी दोनों का मन खट्टा हो गया था और दोनों भाइयों ने अलग अलग नौकरी कर ली और सुख शांति के साथ अपने परिवार के साथ रहने लगे। उधर निशा भाभी खुश थी कि दोनों भाइयों को बिना कुछ दिए सब कुछ उनका हो गया था। समय अपनी गति से चलता रहा। एक दिन अनमोल और निशा के बेटे की भी शादी हो गई। निशा भाभी बड़े अरमानों से अपने बेटे के लिए बहू लेकर आई थी। शादी में बड़े भाई अनमोल ने अपने पत्नी प्रेम के कारण अपने दोनों छोटे भाइयों को बुलाया भी नहीं। इधर मोनू और आशीष ने अपने भाई भाभी से रिश्ता तो नहीं तोड़ा था, पर वो रिश्ता अब ऐसा हो गया था जैसे कागज के फूल। कहने को फूल तो होते हैं पर उनमें खुशबू नहीं होती। कहते हैं इस संसार में अपने द्वारा किए गए कर्मकांड सामने जरूर आते हैं और ये निशा को जल्दी ही पता लगने वाला था। समय ने करवट ली। अनमोल भाई अब बीमार रहने लगे थे और ज़्यादातर घर पर ही रहते थे। दुकान अब बेटे ने संभाल ली थी। एक दिन बेटा खाना खा रहा था और बहू बड़े प्यार से खूब घी लगा लगा कर रोटी अपने पति को खिला रही थी और निशा भाभी अनमोल भाई के पास बैठी हुई ये सब देख रही थी। बेटे के खाना खाने के बाद अनमोल भाई खाना खाने बैठे तो निशा भाभी भी उन्हीं के साथ बैठी हुई थी। बहू रोटियां बनाकर अपने ससुर अनमोल की थाली में रखती जा रही थी। रोटियों पर घी भी नहीं लगा था और रोटियां जली भुनी बन रही थीं। पर कहते हैं ना कि बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो छलांग मारना नहीं छोड़ता। और इसी कहावत के अनुसार निशा भाभी ने कड़क आवाज़ में बहू से कहा, क्यों बहू, ये रोटियां कैसे बना रही हो? तेरी माँ ने क्या ऐसी ही रोटियां बनानी सिखाई हैं? बस इतना सुनना था कि बहू रानी रसोई से चिमटा बजाते हुए आई और अपनी सास निशा पर बरस पड़ी। देखो सासू माँ, मेरी माँ पर मत जाना। और रही बात मेरी माँ ने क्या सिखाया है और क्या नहीं, तो उनको जो सिखाना था वो सिखा चुकी। अब मुझसे बात करो। और क्या हो गया, जो जरा सी रोटी जल गई, खा लोगे तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये जो सारा दिन अपना मुंह चलाती रहती हो, उनका ध्यान रखना जरूरी है ना। ये जो ससुर जी सारा दिन घर में पड़े रहते हैं। इतना सुनते ही भाई अनमोल खाना बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चले जाते हैं। दूसरे कमरे में ये सब सुन रहे बेटे को चुप देखकर निशा भाभी बस भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि ये दिन देखने से पहले वो मर क्यों नहीं गईं। एक मेरे देवर और देवरानियाँ थीं जिन्होंने आंख उठाकर भी हम भैया भाभी को कभी नहीं देखा। जवाब देने की तो बात बहुत दूर की थी। और आज मेरी बहू मुझ पर चिल्ला रही है। उस दिन के बाद निशा भाभी की तो जैसे आवाज़ ही चली गई। जैसा बहू और बेटा कहते उसी तरह ही जिंदगी को चलाने का निशा भाभी और अनमोल भाई ने समझौता मानकर जीना शुरू कर दिया। निशा भाभी की तानाशाही अब खत्म हो चुकी थी। निशा भाभी अब अपनी देवरानियों के बीच
मजाक और दया का पात्र ही बन गई थीं। घड़ी घड़ी पुरानी बातों में खो जाना अब उनकी आदत सी हो चुकी थी। अब निशा भाभी सोचती हैं कि जैसा मैंने अपनी देवरानियों और देवरों के साथ किया वैसा ही आज मेरे साथ हो रहा है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वाइस।